सुना है? वर्क कल्चर डेवलप करो अपना. देयर मस्ट बी ए सिस्टमेटिक अप्रोच. क्योंकि वर्क कल्चर गांधी जी के पास भी था, इसी कारण वो इतने आगे पहुंचे. अब मैं पूछता जाऊंगा, फटाफट से बोलते जाना. पहले पूछ ही लेता हूं. महात्मा गांधी पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। पिताजी का नाम? बस हो गया. करमचंद गांधी। करमचंद गांधी. माता जी का नाम? पुतलीबाई। पुतलीबाई. शाबाश राहुल. उनकी भार्या का नाम? उनकी भार्या का नाम बोलो. कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी. उनके बेटे का नाम? आजाद गांधी। भाई बेटे का नाम आजाद हिंद कैसे हो सकता है? उनके बेटे का नाम यार बताइए. उनके एक बेटे का नाम बताइए. खुशबू आप बताइए. बेटे तो कहीं थे सर. हाँ, अब 4-5 बेटे तो कहीं थे. उनके बेटे का नाम बताइए. हरिलाल। हाँ, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड. हाँ, महात्मा जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अरे गुजरात. थोड़ी देर बाद बोल दिया इंडिया, अहमदाबाद. फिर बोल दिया वर्ल्ड. हाँ बोलो राहुल. पोरबंदर. हाँ, पोरबंदर. पोरबंदर गुजरात में हुआ. ओके. व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ? 1896. 2 अक्टूबर 1869. हाँ, 2 अक्टूबर 1869. इट इज सेलिब्रेटेड एज? अरे इट इज सेलिब्रेटेड एज. तो करने चले हो आईएएस हैं? तुम सब लोगों को भेज देना चाहिए आंगनवाड़ी में. बता भाई. बीएसएफ. यस सर. क्या होता है 2 अक्टूबर? गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं सर. अरे वो तो है ही. वो तेरा बर्थडे थोड़ा ना करेंगे उस दिन जब उसका जन्म हुआ है. तो बोलते क्या है उसको? वेरी सैड, वेरी सैड. सर क्या 2 अक्टूबर को क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. गांधी जयंती नहीं बोलते भाई, वो तो बोलेंगे ही. अहिंसा दिवस भी कहते थे सर. क्या कह रहे हैं सचिन जी? अहिंसा दिवस. हाँ, अहिंसा दिवस. बिल्कुल, नॉन वायलेंस डे बोलते हैं उसको. बिल्कुल सही कहा. सर अगला बट प्रश्न. 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी बनाते हैं. भाई मनाते हैं, लेकिन अभी हम गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं ना. ब्याह तेरा हो रहा है तो तेरे मतलब भाई के ब्याह की बात क्यों की जाएगी? हैं? मतलब तू चाह रहा है ब्याह तेरा हो रहा हो, लड़की तेरे लिए ढूंढी जाए, देखेगा तेरा भाई भी. ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं होता. जिसका ब्याह होगा उसी के लिए लड़की देखी जाएगी. रोहित, तेरा क्या मानना है इस बारे में? आप सही कह रहे हो सर जी. हाँ, थैंक यू. नहीं नहीं, मैं हमेशा सही नहीं कह रहा. जब कभी गलत हो तो मुझे बताओ मैं गलत हूं, लेकिन तुम लाल बहादुर शास्त्री को बीच में नहीं लेके आ सकते. अभी गांधी जी की बात हो रही है. तुम्हें वर्क कल्चर सीखना पड़ेगा सबको, मैं बता रहा हूं मैं. अगर मैं जब मुझे पहले पता होता तो बस फिर ठीक है. समझा? मीरा भी जहर का प्याला पी गई थी. तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी शहीद किस दिन हुए? खुशबू, डेट बताओ. जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा. जल्दी जल्दी बोलो. पढ़ने चले हैं. बताओ जल्दी. सीधा सीधा बैठो. पहले तुम सीधा बैठ के जवाब दो. गांधी जी की शहीद शहीद जिस दिन हुए थे वो डेट क्या है वो? अरे नीचे देख रही हो फिर से? मैं कह रहा हूं सामने देखो. सामने देखो. लुक इनटू द कैमरा. नहीं पता सर. हाँ, वेरी सैड. पता होना चाहिए. आप बोल कोमल. सर 30 जनवरी 1948. 30 जनवरी 48. 1948. 30 जनवरी 1948. वेरी गुड. तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी शहीद हुए.
और 2 अक्टूबर 1869 को वो पैदा हुए। अब मैं पूछूंगा, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बताना है जिस जिससे पूछूंगा। रोहित, गांधी जी जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म की अहिंसा को मानते थे। ट्रू सर। खुशबू, गांधी जी भगवत गीता को भी बहुत मानते थे। ट्रू सर। हाँ। राहुल, गांधी जी रामचरितमानस को भी मानते थे। ट्रू सर। ट्रू। ओके। गांधी जी, गांधी जी जो है वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म यानी जो हिंदू धर्म के 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास, इन चारों आश्रमों को भी मानते थे। सचिन? ट्रू सर। ट्रू। गांधी जी अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते थे। आंचल, लिखते जाना साथ साथ में, 2-4, जो ऐसे हीरो नहीं हो कि तुम्हें सब जिंदगी में याद ही रहेगा। ओके। ट्रू। गांधी जी, गांधी जी हिंदू धर्म का जो कास्ट सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे। राजीव? गांधी जी हिंदू धर्म का जो कास्ट सिस्टम है ना उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे। अरे राजीव कहां चला गया? फॉल्स बोल रहा है। गांधी ट्रू। जी उसको क्रिटिस, सचिन? ट्रू होना चाहिए सर। ट्रू। गांधी जी उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे। नहीं जो करते। हिंदू धर्म का जो कास्ट सिस्टम है, जहां ब्राह्मण, बनिया, नीची जाति, ऊंची जाति, इसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे, वो इसमें सुधार की बात करते थे। यस सर। अनटचेबिलिटी को जैसे वो बोलते थे हटना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम ही खत्म हो जाए, ऐसा वो नहीं, मतलब ऐसा डिबेट है, नहीं मान रहे। ठीक है। गांधी जी, गांधी जी सत्य में विश्वास कोमल बचपन से ही रखते थे। बचपन से हैं? बचपन के दिन भी क्या दिन थे। अभी तो तुम्हारा बचपन चल ही रहा है। नहीं, फॉल्स। बचपन से नहीं हो सकता तो। हाँ, बचपन से नहीं है। बचपन से देखो, उन्होंने जो लिखा है अपनी पुस्तक में, आपको ये देखना पड़ेगा, गांधी जी ने बहुत गलतियां की शुरू में, झूठ बोला, चोरी की, उसके बाद उन्होंने उस बात को उन्हें ज्ञात हुआ, तब उन्होंने धीरे धीरे बड़े होकर, मतलब थोड़ा बड़े होने से उन्होंने इस मार्ग को प्रशस्त किया। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी थॉट वन डे द बिगर एविल एंड फेल्ट नेसेसरी। आज जो तूने लिखा है ना, थोड़ी देर में समझा दियो हिंदी में इसको। थैंक यू। गांधी जी जो हैं, और मैं क्या बोलूं, गांधी जी गांधी जी शुरू में जब वकील बने तो वो बहुत सक्सेसफुल हुए। खुशबू? नो सर, फॉल्स। उनको तो जॉब भी नहीं मिली थी यहाँ पे। हाँ, तो क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए फिर। तुम्हारी हालत गांधी जी से भी अच्छी है कायदे से। वो खड़े होके बोल भी नहीं पाते थे, उनके पैर कांपते थे। गांधी जी के पास एक ऐसी चीज थी जो उन्हें साउथ अफ्रीका ले गई। दीपिका? दीपिका? अरे कौन है ये? पाकिस्तानी स्पाई है क्या भाई? समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब क्या है, चक्कर है? कुलदीप जी जी सर। बताइए, कौन सी ऐसी चीज थी जो किसी और वकील के पास नहीं थी, गांधी जी के पास थी, वो उनको साउथ अफ्रीका ले गई? सर नहीं पता सर। अरे कमाल कर रहा है, एक सेकंड सोच तो ले यार, तेरे जैसा आदमी, रोबोटिक साइंस है, टेक्निकल इंजीनियर,
सर। बोलो भाई रोहित। एक ऐसी चीज जो बाकी आसपास के वकीलों में नहीं थी और उनमें थी, जो उनको साउथ अफ्रीका ले गई। पता नहीं सर। यार कमाल कर दिया है सचिन, यस सर। बताइए। सर उनकी क्यूरियोसिटी हो सकती है सर, जानने के लिए, लो प्रैक्टिस के लिए जाना चाहेंगे। ना कुछ नॉन नथिंग लाइक दैट। ऐसा होगा सर। एक ऐसी गीता के ज्ञान। है, क्या कह रहे हैं राहुल जी? सर गीता के ज्ञान। गीता का ज्ञान? अफ्रीका में गीता का ज्ञान क्या करेगा यार? अफ्रीका में गीता नहीं चलती। नहीं। एक ऐसी चीज जो गांधी सर जी, वहाँ हाँ बोले। अरे बोलना सचिन जल्दी। सर नहीं, आप कंटिन्यू करो सर। गांधी जी की एक ऐसा गुण जो बाकियों में नहीं था, जब वो वापस आए, मैं अभी बता देता हूं, वो थी उनकी अंग्रेजी। उनको अंग्रेजी आती थी। तो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ऐसा कोई लॉयर भारतीय कंपनी को चाहिए था जो उन्हें वहां अंग्रेजी में उनकी पिटीशन को दायर कर सके। तो इसीलिए गांधी सबसे पहले क्या थे लाइफ में? पिटीशन राइटर थे गांधी। क्या थे? पिटीशन राइटर। अच्छा ये बताइए, गांधी जी कौन सी कंपनी के लिए साउथ अफ्रीका गए? कुलदीप। सर ये भी नहीं पता सर। दादा अब्दुल्ला। ये तो कोई बात नहीं यार, ये ना पता हो तो चलता है, ये तो फैक्ट है। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दीपिका। अरे दीपिका, दीपिका जी। आप में से कोई दीपिका जी को जानता है? हाँ? नहीं सर। कमाल हो गया यार, कौन है ये? चलो खुशबू तुम बताओ, गांधी जी कौन से साल में साउथ अफ्रीका गए? कौन से साल में पहली बार? 1893। वेरी गुड, 1893। देखो तुम हो गई, सचिन हो गए। वो इसलिए नहीं पीछे, इसलिए नहीं पेपर निकलेगा कि आता नहीं। तुम्हारा पेपर इसलिए नहीं निकलेगा कि तुम्हें नहीं आता। लेकिन जब तक आदमी पूरा जोर नहीं लगाएगा ना, तो होगा कुछ भी नहीं। ये अजय देवगन की पिक्चर नहीं है, हैं? जब तक आप कॉन्फिडेंटली नहीं करना सीखोगे और फैटलिज्म में बिलीव करोगे। फैटलिज्म, यू नो फैटलिज्म? हैं? फैटलिज्म नहीं पता किसी को? तुम्हें से किसी को पता है फैटलिज्म क्या होता है? बोलो कोमल। अरे पता है तो बोल दो, नहीं तो मत बोल यार, 1 घंटा लगा रहे हो। घातक होता है सर। हाँ? घातक। घातक? शट अप। घातक वातक कुछ नहीं होता। फैटलिज्म मतलब है जब आप जो है, आप आप जो है ना भाग्यवाद पे बिलीव करने लग जाते हो मेहनत करने के बाद भी, उसको हम फैटलिज्म कहते हैं। कुछ भी कर ले, होना तो है नहीं, मेरा तो गलत ही होता है, मेरे को तो याद नहीं है, मैंने तो पढ़ा नहीं है। तो तुम सब फैटलिज्म में बिलीव करते हो। सर ये भी होता है और घातक भी होता शट अप। तो ये फैटलिज्म है, ठीक है? वो फैटल बोल रहा है वो, और फैटल नहीं बोल रहा मैं, फेट वाला बोल रहा हूँ, फेट, यू नो फेट। तो इसलिए जो कुछ बोलना है कॉन्फिडेंटली। तो 1893 में गए। अब वो पहली बार ट्रेवल करके कहाँ गए 1893 में? साउथ अफ्रीका में कहाँ गए? दरबन पेक्टोरिया एक सीन दरबार। हुआ था जब अरे उनको भाई, निकाल के भगा दिया। सब जगह थोड़ी ना पहुंच जाएगा, एक बोलो ना कहाँ गया वो। डरबन। बिल्कुल सही कहा, डरबन में गए। डरबन कौन से प्रोविंस का पार्ट था? बोलो भाई। डरबन कौन से प्रोविंस का पार्ट था रोहित? अच्छा रोहित मैप देख रही है भाई, ज्योग्राफी का लड़का है ना।
नहीं पता सर। नाटेल प्रोविंस, नाटेल, NATAL, नाटेल प्रोविंस। ओके कुलदीप, जब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे वो कितने साल के थे? सर गांधी जी के बारे में मैंने नहीं पढ़ा सर, मैं बेसिकली बताऊं। अरे यार अभी तो तेरे को बताया था कौन से साल में पैदा हुए, तेरे को बताया जा रहा है कि 1893 में गए। इतना पूछ रहे हैं कि भाई ये बता दे उस टाइम वो कितने साल के थे। 24 के होंगे सर। 24 के 24 होंगे, थे। बिल्कुल सही कहा। तो 24 साल के गांधी जी नाटल प्रोविंस पहुंचे, और वो वहां कितने टाइम के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए थे? मात्र 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जितना समय आप में से शायद कुछ लोगों ने एकेडमी में बिताने की बात सोची होगी, इतने साल में गांधी जी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके वापस आने की बात कर रहे थे। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि अगले 20 साल तक भी रह गए। 20 साल रहे अगले, 1894 से लेकर 1914 तक, और बीच में 2 बार ब्रेक लेकर उन्होंने वापस आए। व्हाट इज अपार्थीड? अपार्थीड क्या है? सुना है किसी ने ये वर्ड, या लिख के दिखाऊं? लिख दो सर। हाँ हाँ लिख देंगे बिल्कुल लोग। रंग भेद हो गया सर। अपार्थीड, अपार्थीड क्या है? रंग भेद नीति, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वहां पर इंडियंस के साथ क्या हो रहा था। इंडियंस के साथ वहां पर जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इंडियन प्लांटर्स का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जो आपका बड़ा एक फेवरेट वर्ड है सेमी, स्वामी वर्ड से करेक्ट होकर सेमी बन गया था। जैसे हम बिहारी शब्द का कई बार हम गलत प्रयोग करते हैं, या पूर्वांचली शब्द को हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, पूरबिया बोलते हैं, ऐसे ही वहां पर सेमी वर्ड को बोला जाएगा, कुली बोला जाएगा। और 1890 ऑनवर्ड्स इंडियंस की कंडीशन थोड़ी सी खराब होगी। क्यों खराब होगी? बिकॉज उनको सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिलेंगे, उनको फ्रीडम टू ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, यानी कोई राइट्स नहीं है आपको। उनको वोट का भी राइट नहीं है। वो केवल एक जगह रह सकते हैं जहां उनको रहने को दिया जाएगा। और इंडियन जो है वो सेकंड क्लास रेलवे कंपार्टमेंट में ही ट्रेवल करेंगे। और उनको पोल टैक्स भी देना पड़ेगा। पोल टैक्स यानी एक तरीके का जजिया कह लो आप। ठीक है जी। तो एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स, इंडेंचर्ड यानी फोर्सफुल, एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। ठीक है जी, आप समझे मेरी बात? एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। अब ये सारे कष्टों के कारण गांधी जी को तो पता नहीं था, गांधी जी पहुंच गए। अच्छा, गांधी जी के पिताजी कहां थे और क्या थे? कौन बताएगा? राहुल? ओ रोहित? नहीं पता। खुशबू? नहीं पता। ही वॉज ऑफ बनिया कास्ट। शुभम भी आ गया। शुभम, स्विच ऑन योर वीडियो इमीडिएटली। शुभम कुमार, शुभम कुमार। Not possible, sir. वाई? In a corporate meeting. That's ओह why. अभी सॉरी। ब्रेक मिला है। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक मिला है बस। अच्छा, हाँ, क्वेश्चंस तो रेज कर दिया करो यार कभी कभी। श्योर सर, श्योर। थैंक यू। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग से भी ज्वाइन करके समझने की कोशिश। वी शुड अप्रिशिएट, बट देन एनी एफर्ट विल बी ब्रिंगिंग रिजल्ट ओनली इफ इट इज इन द राइट डायरेक्शन। सो गांधी जी के जो फादर थे वो थे राजकोट के दीवान। ही वॉज दीवान ऑफ राजकोट, यानी कि हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली से थे गांधी जी। 3 साल लंदन में रहे थे,
कभी उन्होंने रेशियल या ऐसी कोई फीलिंग को फेस नहीं किया था. बट एज सुन एज ही केम टू साउथ अफ्रीका, he found it very strange and very much disgusting, the kind of treatment that was given to Indians. And that is why गांधी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने प्रोटेस्ट करने की सोची. कोमल, गांधी जी पहली बार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कब फेस करेंगे? In train while traveling to Petersburg. Yeah. हाँ, in train. He was traveling from where to where? Shubham, that is important from examination. I think Pretoria तक जा रहे थे शायद. हाँ, Durban to Pretoria. You are right. You are in which corporate sector, by the way, Shubham, if you don't mind? Actually, we have a Star Kitchen Gallery. Star Kitchen Gallery. Cloud Kitchen? Yeah. No, Star Kitchens. We used to provide that modular kitchen services. Oh, like Hattich and all that. Yeah. And we have our small enterprises as well, so that's why. Oh, wonderful. That's wonderful. It's a startup kind of thing, probably. Yeah, exactly. My wishes to you. Thank you, sir. So he was traveling from Durban to Pretoria, and that is how he will be facing racial humiliation when he will not be allowed to board. He will be boarding, but he will be asked to get out of that compartment, first class compartment. और गांधी जी ने सारी रात वेटिंग रूम में गुजारी, और जब वो जोहान्सबर्ग पहुंचे तब भी उनको जगह नहीं दी गई. तो उस स्टेशन का नाम क्या था जहां वो उतरे थे? ये सब तो इंटरव्यू में आजकल ऐसे ही पूछा जाता है रोहित, एम ही मजाक है ये सब. तो सेंट करके कुछ था, सेंट हैम्सबर्ग आई थिंक. पीटर मैरिसबर्ग. Peter, P-I-E-T-E-R, Peter Marisburg. That was the name of station. तो इसीलिए when Gandhi ji reached Pretoria, when Gandhi ji will reach Pretoria, he will ask Indians कि भैया ये क्या हो रहा है, और उनको बोलेगे वो इंग्लिश सीखो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बात करो. दैट इज हाउ गांधी जी जर्नी फॉर प्रोटेस्ट विल स्टार्ट. सबसे पहला जो मौका आएगा वो आएगा नेटल प्रोविंस का एक बिल आएगा बाय विच इंडियंस वर सपोज टू बी डीफ्रेंचाइज. इंडियंस को वहां की सिटीजनशिप का या रहने का, नागरिकता का अधिकार ही छीने जाने की बात की जाएगी. दैट इज हाउ ही विल फॉर्म इंडियन नेटल ऑर्गेनाइजेशन. लिख लो, वो क्या बनाएंगे? इंडियन नेटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड दैट इज हाउ गांधी जी व्हेन ही वाज विलिंग टू कम बैक आफ्टर 1 ईयर, दादा अब्दुल्ला जी की पार्टी जब चल रही होगी, अदर्स विल रिक्वेस्ट हिम कि गांधी जी रुक जाओ और प्रोटेस्ट में हेल्प करो, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम ड्राफ्ट नहीं कर सकते. और इसी तरह गांधी जी ने फिर बोला ठीक है. दैट इज हाउ गांधी जी फर्स्ट स्ट्रगल वाज डीफ्रेंचाइजमेंट बिल. दैट विल बी अगेंस्ट डीफ्रेंचाइजमेंट बिल. ओके, डीफ्रेंचाइजमेंट बिल. अच्छा, कमाल की बात क्या है, गांधी जी से पहले इंडियंस ने कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट के लिए डिमांड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा कि वी आर हैविंग बैकवर्ड सिविलाइजेशन, वी आर बैकवर्ड, वी आर हैविंग सर्टेन इश्यूज, दैट इज वाई हमारे साथ जो भी हो रहा है ठीक है. लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन गांधी जी के साथ हुआ, जो कि पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भी जानते थे, लॉयर थे, तब उनकी आंखें खुली कि रूट कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हमारा रंग. जैसे इंडिया में भी अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, या रोहित भी जानते हैं, सचिन भी जानते हैं, कि आप जो है मैरिज ब्यूरो में जाइए, एवरीबॉडी वांट्स अ फेयर, टॉल, हैंडसम. फेयर एवरीवेयर, फेयर. सारी क्रीम हिंदुस्तान में गोरा रंग बोल के बिकती है. तो ये तो हमारे यहां भी है इम्प्लिसिट. है कोमल जी? नहीं है? तो इसीलिए गांधी जी जो है व्हाइट मैन्स लैंग्वेज जानते थे,
और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उनको करना पड़ा। तो गांधी जी ने इंडियंस को इकट्ठा किया एंड दैट इज हाउ इन 1893 इंडियन नेटल ऑर्गेनाइजेशन ही फाउंडेड, इंडियन नेटल ऑर्गेनाइजेशन। और गांधी जी ने क्या किया इस टाइम पे, मॉडरेट्स की टेक्निक्स को यूज किया। He used the techniques of moderates, petitions, prayers, लंदन भेजा, इंडियंस के पोजीशन पर डिस्कस किया, लोगों का सपोर्ट लेना चाहा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रेजोल्यूशंस पास किए। और गांधी जी ने 400 इंडियंस के साथ ही सबमिटेड द पिटिशन एंड व्हेन द बिल वाज पास्ड डिस्पाइट अपोजिशन, गांधी जी ने 10,000 इंडियंस के सिग्नेचर करके भेजे कि बिल को पास मत करो, बिल को लंदन से मत पास करो। और एक बार के लिए तो बिल जो है वीटो हो गया, लंदन गवर्नमेंट ने एक बार के लिए बिल को रोक दिया, लेकिन नेटल गवर्नमेंट ने फिर भी बिल पास कर दिया अमेंडेड फॉर्म में। इसीलिए गांधी जी ने राइटिंग अपनी चालू रखी, पैम्पलेट्स में लिखते रहे, और उन्हें जो है यूरोपियंस का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। कोई गांधी जी को पास बुलाता, थप्पड़ मार देता, कोई उसको पकड़ के पीटने लग जाता, लेकिन गांधी जी ने चालू रखा। इसी बीच में 1896 में गांधी जी विल कम बैक टू इंडिया। 1896 में बॉम्बे में क्या हो रहा था 1896-97 में, बताओ खुशबू? 1896-97 में पुणे में क्या हो रहा था? पुणे में, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था? सोशल रिलीजियस मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे। नहीं जैसे नहीं, वो तो हो ही रही। जैसे स्वामी विवेकानंद ने। आई एग्री विद यू माय डियर, बट 1896-97 ही क्यों बोला मैंने? कुछ तो हो रहा था ना, कुछ भी बोलो। कांग्रेस का एक्सपेंशन, कांग्रेस एक्सपेंशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो तो कंटिन्यू ही होगा, बट वी आर सेइंग द डेट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्पस। बोलो खुशबू। सर नहीं है आज। बता दो यार। 1896-97 में हमने पढ़ा था ना, चापेकर ब्रदर्स ने भी गोली मार दी थी, प्लेग भी फैला हुआ था, मिस्टर रैंड, तिलक। तो बॉम्बे रेवोल्यूशनरी, हाँ, revolutionary acts were going on, I think. revolutionary activities have just started, but the question is not that. The point is that Gandhi ji was busy in spreading the message of sanitation, but then he was asked to come back to Durban with his family. When he returned back to Durban, Europeans, they came in a mob and they went on to beat Gandhi ji very severely. वो किसी पुलिस ऑफिशियल की वाइफ की मदद से ही बच पाए थे। ओके, उसके बाद गांधी जी ने, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, बोयर वॉर 1899 से 1902 बोयर वॉर हुआ था। बोयर वॉर, बोयर्स कौन है? दे आर साउथ अफ्रीकन्स ऑफ डच ओरिजिन। किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं? ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। गांधी जी किसका सपोर्ट करेंगे? ब्रिटिश का सपोर्ट करेंगे। क्या दोनों में से कोई पार्टी इंडियंस को अच्छे से ट्रीट करती है? नहीं करती है। ठीक है, तो गांधी जी जो है एक वॉलंटियर कोर जो है वो आपको चालू करेंगे, एंड दैट इज हाउ एम्बुलेंस कोर बनाएंगे वो। और एम्बुलेंस कोर से जो सोल्जर्स को चोट लगेगी उनको लाने ले जाने का काम करेंगे। देन गांधी जी विल अगेन कम बैक टू इंडिया। ही विल अटेंड द 1901 कैलकाटा सेशन, and that is how for the first time he will got in direct contact with the Indian National Congress। और उसके बाद वापस से फिर से वो 1903 में लंदन, मतलब साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। तो 1903 में गांधी जी ने क्या लिखना चालू किया? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन चालू किया। इंडियन ओपिनियन वाज स्टार्टेड ऑब्वियसली इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया? गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन चालू किया। यंग इंडिया। यंग इंडिया तो इंडिया में आके होगा ना, साउथ अफ्रीका में यंग इंडिया क्या करेगा? अच्छा अच्छा, है? साउथ अफ्रीका में तो यंग साउथ अफ्रीका होना चाहिए। इंडियन ओपिनियन and then you have a journal called Indian Opinion 1903। और एक जर्नल था जिसके एडिटर कौन थे?
मनसुख लाल नाजर, ये कौन थे? एडिटर थे ये। ठीक है जी। गांधी जी किस बुक से इंस्पायर हुए? जॉन रस्किन। Okay, so Gandhi ji, as I was saying, that he is going to come and he is going to influence from the book called John Ruskin's book, that is called, very important book, ये बहुत बार इसका नाम आ चुका है, प्लीज इसका नाम अच्छे से समझ लीजिए, अनटू दिस लास्ट या अनटू द लास्ट करके है, अनटू द लास्ट आई थिंक सो, और अनटू दिस लास्ट। हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहेंगे हम सर्वोदय। हिंदी में इसको हम कहेंगे सर्वोदय। शेयर हो रहा है जी? दिखाई दे रहा है? सर जो ये बुक सर्वोदय आपने बताई है, ये सर किसकी, मनसुख लाल ने लिखी थी? नहीं नहीं, जॉन रस्किन की किताब है भाई, अनटू द लास्ट। गांधी जी ने उसको ट्रांसलेट किया सर्वोदय में, पहले गुजराती में ट्रांसलेट होगी बात। तो अब समझ लीजिए कम्युनिटी लिविंग का टाइम आ गया। कम्युनिटी लिविंग का टाइम आ गया। तो कम्युनिटी लिविंग में क्या होगा? सिंपल लिविंग, ठीक है जी, और साथ में डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। और क्या होगा? सेल्फ हेल्प। और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारी चीजें लाइफ को बड़ा सिंपल और मीनिंगफुल बनाएंगी। ये हो गया गांधी जी का एक फेज। अब दूसरा फेज आएगा, उन्नीस सौ 6 से 1914 का। अभी तो मैंने एक फेज बताया था 1906 तक। अब इसमें आएगा आपका सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह भी एक बार में डेवलप नहीं हुआ। यानी पहले इस वर्ड से पहले क्या यूज किया गया? पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ ट्रांसवाल ने 1906 में जब एक बिल प्रपोज किया टू फर्दर ह्यूमिलिएट इंडियंस, तब इसके खिलाफ बहुत सारे पिटिशंस और मेमोरियल दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। दैट्स हाउ गांधी जी विल स्टार्ट अ काइंड ऑफ अ सिविल डिसोबीडियंस। And this civil disobedience will be called as satyagraha. अब क्या होगा? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, ये एक नया कानून लेके आएंगे। इसमें क्या होगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियंस,
और जो फेल हो जाएगा, जो रजिस्टर नहीं करेगा, देन ही विल बी लायबल फॉर फर्दर पनिशमेंट। और जब भी बोला जाएगा इंडियंस वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। गांधी जी इंग्लैंड सर एक वही केस है जिसके अंदर वो जला दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी इसी के लिए बनाएंगे पैसिव रेजिस्टेंस या पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन कह लीजिए, पहली बार बनाई जाएगी। बॉयकॉट किया जाएगा, ठीक है, और बॉयकॉट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन अथॉरिटीज फिर भी इंडियंस के ऊपर प्रेशर डालेंगी। तो गांधी जी और बहुतों को जेल में भी डाला जाएगा। इसीलिए जनरल स्मट्स का नाम आता है। जनरल स्मट्स जो है वो गांधी जी को बुलाएंगे टॉक्स के लिए और लेजिस्लेशन विड्रॉ करने की बात करेंगे कि अगर इंडियंस अपने आप को वॉलंटरली रजिस्टर कर लेंगे। तो गांधी जी ने मान लिया। अगले दिन जब गांधी जी जा रहे थे वॉलंटरी रजिस्टर करने, तो एक पठान ने खूब पीटा रास्ते में गांधी जी को। लेकिन जल्दी ही जो है पता लगा कि भाई जो अंग्रेज जो थे वो अपनी बातों से मुकर जाते थे, इसीलिए जैसा अभी खुशबू ने कहा वो जो है बिल्स को जलाएंगे। इसी प्रोसेस में 1910 में फिनिक्स फार्म का दूसरा लेवल आएगा, टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म आएगा और टॉल्स्टॉय फार्म से भी जो है कम्युनिटी लिविंग के आइडियाज को आगे बढ़ाया जाएगा। हैरमैन कैलिंगबैच, उसके अलावा रतन टाटा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सभी भी जो है उनको सपोर्ट करेंगे। 1911 और 12 में भी गांधी जी यही सत्याग्रह का आइडिया चालू रखेंगे, खासकर गोखले जी के उसमें गोखले जी आएंगे। इस टाइम एजेंडा क्या होगा? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, पोल टैक्स, इमिग्रेशन लॉ, और चौथी बात होगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि इंडियन मैरिजेस वैलिड नहीं है। इसीलिए सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस होंगी और उन नेगोशिएशंस के बाद भी जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सत्याग्रही के साथ बहुत बैड ट्रीटमेंट होगा। तो गांधी जी, लॉर्ड हार्डिंग, स्मट्स, वही स्मट्स जिसकी हमने बात की थी, और सीएफ एंड्रयूज, ये सभी चर्चा करेंगे और फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज होगा जिस कॉम्प्रोमाइज के अंदर ये बात की जाएगी कि इंडियन डिमांड्स को मान लिया जाए। इसीलिए 1914 में इंडिया रिलीफ एक्ट पास होगा, जिससे पोल टैक्स अबॉलिश होगा, मैरिज इंडियन कस्टम्स के हिसाब से परफॉर्म होंगी,
ठीक है ना, 1 सेकंड होल्ड कीजिए यार, क्यों तंग कर रहे हैं। तो गांधी जी ने जब ये सारी चीजें की, तो जो उनका एक्सपीरियंस हो रहा है वैसा हिंदुस्तान में कभी किसी का नहीं हुआ था। हुआ है क्या? है रोहित जी? 1914 में उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया सत्याग्रह और इंडिया वापस आ गए 15 में। तो सिग्निफिकेंस क्या है गांधी जी के एक्सपीरियंस का? गांधी जी के एक्सपीरियंस का सिग्निफिकेंस क्या है? कोमल जी, खुशबू जी, सचिन जी, दीपिका जी, आंचल जी, कुलदीप जी, वीडियो ऑन कीजिए। क्या है उनके एक्सपीरियंस का सिग्निफिकेंस? वो यही है कि उनके थॉट्स पे, उनके एथिक्स पे, गांधी जी की थिंकिंग पे, उनकी एबिलिटीज पे बहुत फर्क पड़ा। एज एन ऑर्गेनाइजर, एज अ फंड रेजर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए थिंकर, सारी चीजों पे बहुत फर्क पड़ा। और गांधी जी का जो ब्लूप्रिंट बनना था फ्यूचर के लिए, वो अभी बनना शुरू हो गया। समझे आप मेरी बात को? हाँ, आप समझे मेरी बात को? तो ये आपको माइंड में रखना है। सत्याग्रह गांधी जी ने बनाया पहली बार जोहानिसबर्ग में 1906 में, और उसके बाद से ये टेक्निक डेवलप हुई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ गए। गोखले लंदन में थे। प्रवासी दिवस, हाँ प्रवासी दिवस मनाया जाता है इसको। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस, खुशबू जी, वेरी गुड। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने जो एम्बुलेंस कोर बनाई थी, उसके लिए भी उनको 1915 में केसर हिंद का मेडल दिया गया। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोखले, और गोखले जी की मदद से उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी। लेकिन गोखले ईगर थे बहुत कि गांधी जी जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन करें, लेकिन गोखले के बाकी मेंबर्स ने उनको रोका। इसीलिए गांधी जी को उन्होंने एडवाइस किया, किसी भी पॉलिटिकल इशू पर स्टैंड लेने से पहले भारत को जान लो। सो गांधी जी का स्टाइल भी नहीं था कि बिना जाने किसी चीज में कूद जाएं,
इसीलिए गांधी जी ने 1915 से 16 का समय जो है भारत भ्रमण में लगाया और उन्होंने जो है आश्रम सेटअप किया। बताइए रोहित जी, गांधी जी का पहला आश्रम भारत में आने के बाद आपका समय शुरू होता है अब। सर नाम याद नहीं आ रहा, मैं पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, आप अपने गांव का नाम लीजिए, वही होगा गांधी जी का आश्रम। सर मेरे गांव का नाम तो अलीगढ़ है सर। अलीगढ़? अच्छा, अलीगढ़ को आपने गांव बना दिया। खुशबू का शक्ल देखो। नहीं सर, खैर गांव है, अलीगढ़ तो शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। खैर, खैर तो मैंने भी सुना है यार, मैं गया भी हूँ अलीगढ़, तो यस सर। खूबसूरत शहर है। यस सर। तो गांधी जी का आश्रम होगा, तुम बताओ कोमल। नहीं पता, ना पता। खुशबू? सर कोचरब। नहीं यार, साबरमती। सर 1915। साबरमती तो वो बाद में शिफ्ट हुए थे ना, 1917 में शायद। नहीं नहीं, हाँ 17 में हुए हैं, 15 में उन्होंने जो है सत्याग्रह आश्रम शुरू में करके बनाया। कोचरब जो तुम कह रही हो, कोचरब में तो एक शुरुआत हुई, KOCHRAB, बाकी सब लोग भी नोट कर सकते हैं। लेकिन जब 17 में ओरिजिनली वो साबरमती आश्रम हो गया और एनी बेसेंट ने जो है गांधी जी को सर रिक्वेस्ट की। हो गया या फिर या फिर सर इसका नाम चेंज करा गया है क्या? अलग अलग होंगे ना सर ये तो। देखिए 1915 में उन्होंने जो आश्रम सेटअप किया उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, उसी को शिफ्ट किया था साबरमती, इसीलिए वो बन गया साबरमती आश्रम। कोचरब से साबरमती आ गया, यानी दो हेडक्वार्टर नहीं बनाए, MNC थोड़ी ना है। लेकिन गांधी जी बाद में जरूर ऐसा करेंगे, एक आश्रम यहाँ एक आश्रम वहां। एनी बेसेंट ने उनको अप्रोच किया गांधी जी को, आओ 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 गांधी, प्लीज हेल्प मी इन होम रूलिंग गांधी। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। अब हमें राजीव जी बताएंगे गांधी जी ने क्यों मना किया। राजीव, नहीं पता सर। आज आप इतने उदास क्यों हैं राजीव जी, क्या हुआ है? कुछ नहीं सर। अरे ऐसा कैसे बात कर रहा है यार, आज तो तूने मतलब कमाल कर दिया। पिछले आधे घंटे से तूने कुछ बोला ही नहीं है। ये तेरे तेरे ऐसे बैठे रहने से तो एक ही गाना याद आता है, तुझसे नाराज नहीं हूं जिंदगी, हैरान हूं मैं। है क्यों भाई? सर आप म्यूट पे म्यूट किए जा रहे हो, तो म्यूट ही रहो। कहाँ म्यूट यार, एक दो बार तो ओए दिल को लग गई भाई, ये तो गजब भाई। दो ही बार किया था यार मैंने वो, तो यार देखो प्रोफेशनल राइट है यार, प्रोफेशनल टूल्स हैं। मैंने तो दीपिका को भी 4 बार वीडियो ऑन किया, कहाँ वीडियो ऑन हुआ? ऐसा ना है राजीव, सीखता है आदमी गलती कर करके साथ साथ में। बताओ गांधी जी ने क्या कहा होगा, नहीं तो फिर कुलदीप बताएगा। मुझे नहीं पता सर। कोशिश तो करो यार, दिल पे तो लेना ही नहीं है, ये तो पेपर ऐसे कैसे निकलेगा दिल पे लोगे। कुलदीप जी आप बताइए। सर वो पहले इंडिया के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको जानेंगे, उसके बाद में अपना डिसीजन लेंगे किसी चलो ये भी बात सही है। बताओ खुशबू। सर इसके अलावा जो होम रूल मूवमेंट था वो एक्टिव रेसिस्टेंट था, और ये सत्याग्रह और पैसिव रेसिस्टेंट। ये सब उत्तर ठीक है, लेकिन गांधी जी के पास इससे भी बढ़िया एक उत्तर था। जब 4 ऑप्शन आएंगे तो वही लगाना पड़ेगा तुम्हें। बताओ सचिन। यस सर। अरे बता ना, यस सर क्या? क्या बताना है? कहाँ है तू? आधा है कि पूरा नशे में है, ये तो बता दे पहले। क्या सर? मैंने कहा आधा है कि पूरा है? पूरे है सर, आधे हैं? बिजी चल रहा हूँ सर थोड़ा। लग रहा है। तो गांधी जी कहेंगे बोलिए क्या कह रहे थे आप? गांधी जी कहेंगे कि मैं अंग्रेजों के उनकी मुसीबत के समय फायदा नहीं उठाना चाहता, मैं अंग्रेजों का उनकी मुसीबत के समय फायदा नहीं उठाना चाहता, इसीलिए आई डू नॉट वांट टू एम्बैरेस ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर बैड टाइम, इसीलिए मैं होम रूल लीग मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। समझी खुशबू? गांधी है गांधी। लॉजिक। अगर यूपीएससी निकालना है
तो गांधी जी को सीख लो। देखो भैया, मॉडरेट ने पीटी दिया, मॉडरेट बोले हम देंगे यूपीएससी का एग्जाम, तो मॉडरेट जब आए तो उन्होंने पीटी दिया, हर बार पीटी निकाल दे, मेंस में फेल हो जाए, हर बार पीटी निकाले मेंस में फेल हो जाए। तो एक्सट्रीमिस्ट आए, हम करेंगे यूपीएससी का एग्जाम पार। मॉडरेट्स की तरह उन्होंने पीटी भी निकाला, मेंस भी लिखा, और मेंस लिखने के बाद स्कोर भी आया। लेकिन इंटरव्यू कॉल आए और फिर पीछे रह जाएं, इंटरव्यू कॉल आए फिर पीछे रह जाएं। फिर गांधी जी ने बोला पीछे हटो। उन्होंने प्रीलिम्स भी दिया, मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, और वो सक्सेसफुल भी हुए। तो आप टेक्निक सोचिए, टेक्निक यूपीएससी में भी मॉडरेट टेक्निक भी चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट टेक्निक भी चाहिए, गांधीयन टेक्निक भी चाहिए। तो गांधी जी ने अपनी एक नई टेक्निक इजाद की जिनका भारत में बहुत ज्यादा दिखाई देता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, सबसे पहला फेमस कैंपेन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन भी कहते हैं और नॉन कॉपरेशन कैंपेन भी कहते हैं। तो गांधी जी किसके अगेंस्ट थे? गांधी जी अगेंस्ट थे तीन सर इससे पहले एक क्वेश्चन है सर, सीएफ एंड्रयूज कौन था सर? चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। कौन था नहीं, कौन थे? सॉरी सर। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज गांधी जी के फ्रेंड थे, साउथ अफ्रीका के समय से इंडिया में भी आएंगे, और वो जो है लेबर इश्यूज और डिस्प्यूट्स में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वो गांधी जी के, ये लगा लीजिए, फ्रेंड थे एक तरीके से, और उनके फॉलोअर थे, जिसको हम CF, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, दीन बंधु, दीन बंधु कहते हैं हम, दीन बंधु CF एंड्रयूज। तो खुशबू जी, आज आप घर से काम कर रहे हैं? यस सर, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं घर आया। हाँ, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये बात थी, 3 कठिया सिस्टम आया। 3 कठिया का मतलब क्या है? 3/20 प्रोड्यूस ऑफ इंडिको। 20th प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बोला। 3/20 लैंड होल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा, जिसके लिए आपको एडवांस पहले मिल जाएगा, और एडवांस जो आपको मिल गया, अब आपको वही क्रॉप उगानी पड़ेगी, और चाहे वो अनइकोनॉमिक हो, आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब सिंथेटिक डाइज बनने लगी जर्मनी में, सिंथेटिक डाइज बनने लगी जर्मनी में, तो उसके बाद से प्रॉब्लम होने लगी, और यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो चंपारण में उनको लॉस होने लगा, और वो अपने लॉस का ट्रांसफर किस पर करने लगे? फार्मर्स पे करने लगे, टेनेंट्स पे करने लगे। और उन्होंने कहा कि अगर मान लो तुम अगर मान लो उगाओगे, तो अगर अगर मान लो हम तुम्हें छूट दे देंगे, अगर हम अगर अगर नहीं उगाना चाहते, भाई सिंथेटिक डाई आ गई, तो प्लांटर्स ने बोला कि हम टेनेंट्स को छोड़ देंगे, हम तुम्हें नहीं उगानी पड़ेगी इंडिगो, डोंट वरी। ठीक है, अगर तुम्हें हैंडसम कंपनसेशन मिले तो तुम्हें नहीं उगाना पड़ेगा। मतलब उनको फिर से ट्रैप किया जा रहा है एक तरीके से। भाई वैसे तो अनइंसेंटिवाइज है ना, मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन फिर भी फोर्सफुली उगवाएंगे, उनको लालच देंगे, इसके कारण से फिर से सिचुएशन खराब होगी। तो राजकुमार शुक्ला जो एक पेजेंट थे चंपारण से, वो गांधी जी को परस्यू करेंगे कि प्लीज कम एंड इन्वेस्टिगेट द मैटर। बिहार गवर्नमेंट उनको बोलेगी प्लीज लीव, प्लीज लीव, पब्लिक पीस के नाम पे उनको बोलेगी प्लीज लीव। गांधी जी बोलेंगे आई डिसोबे आउट ऑफ ए सेंस ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आउट ऑफ ए सेंस ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी।
तो ये क्या कहलाएगा? गांधीज फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। इसमें कौन कौन लोग होंगे? राजेंद्र प्रसाद। सर ये क्या लिखा आपने, गांधी फंड एक्ट सिविल डिसोबीडियंस। क्या कह रहे हैं? इंडिया इंडिया से ऊपर की लाइन क्या है सर? क्या कह रहे हैं इन इंडिया से अबव क्या लिखा सर? सचिन जी? क्या कह रहे हैं? मैंने इन लिखा इंडिया। था आउट ऑफ ए सेंस ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांधी जी कहेंगे पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे मैं डिसोबे करता हूं जो भी तुम कर रहे हो। उसके नीचे गांधी फॉर आउट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। हाँ, गांधीज एक्ट ऑफ, ये है एक्ट, मैं कह रहा हूं इट इज द गांधीज फर्स्ट फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस है। गांधीज फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस है ये। और ये किस कारण से कर रहे हैं? ये कह रहे हैं आउट ऑफ ए सेंस ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आउट ऑफ ए सेंस ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधीज फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस है इंडिया में। और ये आपका जो है राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, जेबी कृपलानी, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, गोरख प्रसाद, ये सारे लोग जो हैं इंपॉर्टेंट नाम हैं, स्टेट में दिए आते हैं। ये सारे लोग जो हैं मतलब मदद करेंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, जेबी कृपलानी, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, गोरख प्रसाद। इसीलिए फाइनली क्या बनेगी? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और उसके बाद वो बोलेगी कि 25% कंपनसेशन होना चाहिए। इलीगल जो दिया गया है 25% रिफंड किया जाएगा। और एक चंपारण एग्रेरियन एक्ट भी होगा। चंपारण एग्रेरियन एक्ट ऑफ 1970। ठीक है जी। तो गांधी जी का रियल सपोर्ट कहां से आएगा? रियल सपोर्ट आएगा पेजेंट्री और अदर बैकवर्ड क्लासेस प्लस एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है। सो राजेंद्र प्रसाद जी जुड़ेंगे गांधी जी से, और वो जो है बाद में एंट्रीम गवर्नमेंट में फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी आएंगे प्रेसिडेंट बनने से पहले। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक हैं और उनको बाद में भारत रत्न भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछिए। सर भारत रत्न किसको? आप बताओ किसको? सर वो आवाज कट गई ना, इसलिए मैं पूछा एकदम। कोमल बताएगी। गांधी जी को। गांधी जी को भारत रत्न दे रही हो तुम? हद होगी यार ये तो। अपने आप को ना दे दो तुम। हैं कोमल, बहुत पढ़ ली सुबह से तुम, थक गई हो पढ़ पढ़ के। राजेंद्र प्रसाद जी को, राजीव जी, राजीव जी, राजेंद्र प्रसाद को। राजीव जी, अरे बोलो यार कुछ, आप बोल नहीं रहे यार, ऐसा मत करो।
बोल तो रहा हूँ सर, कहाँ बोल रहे हो आज? आवाज नहीं आ रही? ये थोड़ी ना बोलना होता है आपका। और कहाँ गया वो आपके प्रश्न, आपका पूछना? सर दिल तोड़ दिया आपने। क्या दिल तोड़ दिया? इतना कच्चा दिल? हद हो गई यार। सर मैं सही बता रहा था, आप म्यूट करो। अरे यार चल, अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मजाक कर रहा था यार, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ। मतलब तुमने इतने सालों तक सब कुछ किया और हमने एक बार किया, क्या बात है। चलिए। सर जी, जो ये राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न दिया जाएगा, ये कौन से ईयर में दिया जाएगा? ये तो यार देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। उस टाइम तो नहीं दिएगा। आजादी के बाद, हाँ? आजादी के बाद, आजादी से पहले ही दिया जाएगा सर, आजादी अबे से यार, बाद? आजादी से पहले भारत रत्न था कहाँ भाई चाचा? तो सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना, क्या मतलब आजादी के बाद ही दिया जाएगा ना, मेरा यही सोचना है। तेरा सोचना मतलब महान आदमी है यार तू। गवर्नमेंट ही देगी ना सर, मतलब आजादी से ब्रिटिश पहले, ने दिया। आजादी से पहले भारत रत्न स्टैब्लिश कौन करेगा? अंग्रेज? सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि ब्रिटिश भारत रत्न समथिंग इस तरह का करके कोई अवार्ड था पहले, या फिर इसे भारत रत्न मतलब आजादी के बाद ही दिया जाएगा? उस चीज में कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा। नहीं नहीं भाई, आजादी के बाद ही ये अवार्ड बनेगा, आजादी से पहले अवार्ड ही नहीं है। ठीक। कोई बन ही नहीं सकता आजादी से पहले, तो असंभव है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर, फिर इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह का एग्जांपल दे देते हैं हम। एक हो गया चंपारण, एक हो गया खेड़ा। सर खेड़ा से पहले अहमदाबाद नहीं हुई थी? क्या कह रही हो? सर अहमदाबाद। पहले चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद ना? नहीं सर, क्यों? पहले अहमदाबाद है। सर अहमदाबाद पहले हुई थी सर। बताओ बताओ, सोचो। यस सर, अहमदाबाद हुई थी। क्या चीज है जहाँ हंगर मिल स्ट्राइक जो हुई थी, भाई? मिल स्ट्राइक हुई थी। गांधी हंगर स्ट्राइक तो वहां होती रहे, मैं कब रोक रहा अरे हूँ? मिल स्ट्राइक, यस सर। पहली हंगर स्ट्राइक तो गांधी जी की वहीं हुई है, अहमदाबाद में ही हुई है। सबसे देखो पहले ये हुई थी या खेड़ा हुई थी? 17 में देखो आपका चंपारण हो गया, उसके बाद ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन फिर भी हम खेड़ा बोलते हैं क्योंकि जो गांधी जी हैं वो, आप ये लगा लो कि 22 मार्च, मतलब मार्च 1918 में, मार्च 1918 में अहमदाबाद वाली बात खत्म होगी, और मार्च 1918 में ही मतलब उसके बाद जो है खेड़ा आएगा। तो पॉइंट ये है कि दोनों 18 में हुए हैं, दोनों ओके जुड़े सर। भी हुए हैं, लेकिन जब आप सीक्वेंस की बात करते हो कि पहले कौन सा खत्म हुआ, तो खत्म पहले होगा अहमदाबाद, क्योंकि वो मार्च 1918 में जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, उसके बाद जो है मार्च 1918 में ही जब वो वहां पहुंचेंगे खेड़ा, उसके एक हफ्ते बाद ही वो फिर वो शुरू करेंगे। बात समझ आई भाई? ये यस भी सर। 17 में ही चल रहा है, कायदे से चंपारण के बाद 17 में ही चल रहा है अहमदाबाद भी, क्योंकि 18 सर। ऐसे पैरेलल है ना, इवेंट्स आर पैरेलल। तो आप चाहे पहले उसको पढ़ लो चाहे उसको, लेकिन अगर आप सीक्वेंस की बात करोगे कि ऑब्जेक्टिव वाली है, तो पहले क्या आएगा? खेड़ा। क्यों आएगा खेड़ा? अहमदाबाद ही तो आएगा पहला, वही तो। खत्म वाली बात बोल रहे हो ना सर आप? जो पहले खत्म हुआ तो अहमदाबाद आएगा। हाँ वो पहले चल नहीं, पाएगा थे। पहले अगर खत्म करोगे अहमदाबाद, अहमदाबाद क्योंकि मार्च 1918 में खत्म हो जाएगा, 18। तो उसके खत्म होते अगले हफ्ते से वहां भी सत्याग्रह शुरू हो जाएगा खेड़ा में भी। खेड़ा में। लेकिन ओके सर। खेल पहले से ही चल रहा है। क्या खेल खेल? पहले से ऐसा नहीं हो रहा कि एक ही हफ्ते में सारी चीज हो गई। चल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जो खेड़ा में भी 18 में हो रहा है, वो भी 17 से ही चल रहा है। जी सर। खेड़ा फर्टाइल रीजन है, एक्सेसिव रेन आएंगी, उसके बाद जो है इस तरीके का माहौल बन जाएगा, क्रॉप सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लैंड रेवेन्यू में रिमिशन मिलना चाहिए, लैंड रेवेन्यू में रिमिशन मिलना चाहिए, वो 25% वो सरकार देने को तैयार नहीं होगी। समझे?
वो सरकार देने को तैयार नहीं होगी। दो बैरिस्टर जो हैं आपके, वो कोशिश करेंगे पता लगाने की, ओके, लेकिन उनको भी पूरा साथ नहीं दे पाएगा। और वो करेंगे, वो ये बताएंगे कि भाई किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, वाकई क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन अंग्रेज उस बात को मानने से इनकार कर देंगे। वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के चक्कर में आएंगे। दैट इज हाउ गांधी जी किसके प्रेसिडेंट थे? गुजरात सभा। गांधी जी इज प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात सभा, ठीक है जी। तब गांधी जी, देखो ये मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, 22 मार्च 1918 में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ओके, तो ये कहा जाता है गांधी जी का फर्स्ट रियल सत्याग्रह, फर्स्ट रियल सत्याग्रह, ठीक है जी, समझ आई बात। इसमें कौन साथ देगा? इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे कौन सा सिस्टम है खेड़ा में? खेड़ा में रेवतवारी है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है कि महलवारी है? बताओ। मालवारी। महलवारी बोला। रोहित आप बताइए। सर उसमें रेवेन्यू मतलब टैक्स लेंगे ना, टैक्स के लेंगे वहां से, तो सिर्फ महल में। अच्छा ये मैं पूछ रहा रीजन में हूँ, पता ना सर। मैं पूछ रहा हूँ खेड़ा में कौन सा सिस्टम है? महलवारी है, रेवतवारी है या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है? सर खेड़ा कौन से रीजन में पड़ेगा सर? आप बताओ। गुजरात में है। सर सर रेट वाली रहेंगे। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ही होना चाहिए सर। खुशबू, खुशबू आप बताइए। अरे खुशबू बोल ले भाई। पता नहीं सर, पता नहीं सर। हद होगी यार, इतना सारा पढ़ा था हमने, क्या फायदा हुआ? मराठा कहाँ रूल करते थे? डेक्कन एरियाज में सर। बिल्कुल, वहां कौन सा सिस्टम था? रैयतवाड़ी होना चाहिए। बस फिर रेवतवारी आंसर होगा। तो आप गुजरात पूछ लो सर। देखिए ये थे ना मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और परमानेंट सर। सर अनम्यूट हो रखा, म्यूट हो रखा है सर आपका। सर कॉल पे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सचिन? यस सर, मुझे तो आपकी आ रही है, पर यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आपको मेरी नहीं आएगी, ठीक है। कोई बात नहीं। तो ये कह रहा था मैं, राजीव, दीपिका जी, खुशबू जी, रोहित जी, राहुल जी, कोमल जी, कुलदीप जी, कि आप समझो, जब गुजरात है तो मराठा एरिया हो गया, मराठा एरिया में रेवतवारी आएगा, इसीलिए गुजरात में रेवतवारी ही हो सकता है। परमानेंट सेटलमेंट तो हो ही नहीं सकता, मालवारी भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। ऐसी अहमदाबाद मिल, अब सोचने वाली बात क्या है, क्या किया होगा? परस्यू किया होगा, लेटर लिखे होंगे, न्यूज़पेपर लिखा होगा, सबको इकट्ठा किया होगा, रिच पेजेंट्स को ज्यादा इकट्ठा किया होगा, पुअर पेजेंट हो सकता है ज्यादा ना आए, ठीक है ना कुलदीप जी? जी सर। गांधी जी कहेंगे भाई गवर्नमेंट उनसे ले जो उनसे ले सकती है, बाकियों से ना ले जिनसे नहीं ले सकती। तो गांधी जी जब लास्ट में ऐसा बोला जाएगा तो गांधी जी अपने एजिटेशन को कॉल ऑफ कर देंगे, ओके। लेकिन गांधी जी का इससे एक ब्रॉड बेस बन जाएगा गुजरात में। ऐसे ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, खेड़ा वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश। खुशबू नो सर। है, देन खेड़ा किसके अगेंस्ट थी फिर? राजीव, यस सर। खेड़ा वाज अगेंस्ट ब्रिटिश और नॉट? यस सर।
Yes. सर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। Champaran was against the British or not? सब प्लांटर्स के अगेंस्ट थे। प्लांटर कौन थे? सब ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने रेंट पे लैंड ले रखे बिल्कुल। थे। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज नॉट अगेंस्ट द प्लांटर्स, इट वाज अगेंस्ट द अहमदाबाद मिल ओनर्स, जो कि प्लेग बोनस हटा रहे थे और कंसेशन भी देने, मतलब और बोनस और देने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह से वर्कर स्ट्राइक पे चले गए थे। प्लेग का समय था, उन्होंने प्लेग बोनस खत्म कर दिया। वर्कर जो है हाई लिविंग कंडीशन में रह नहीं पा रहे थे। मिल ओनर 25% देने को तैयार थे, लेकिन वर्कर 50% मांग रहे थे। गांधी जी ने वर्कर की वो बनाई, वर्कर का उन्होंने ग्रुप बनाया, अनुसुईया साराभाई का सहयोग लिया, मैटर में इन्वॉल्व किया, एक आर्बिट्रेरी काउंसिल की तरह एक बॉडी बनाई, लेकिन उसमें से सडनली मिल ओनर्स पीछे हट गए। वर्कर ने, गांधी जी को समझ में आ गया कि भाई जब तक मिल ओनर नहीं होंगे तब तक कोई रियल मैंडेट नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होगी। इसीलिए गांधी जी ने डिटेल तरीके से केस को लिया। उन्होंने जो है वो कंपैरेटिव स्टडी की मिल्स की, कैसे उनकी वर्किंग है, क्या होना चाहिए, वेजेस क्या मिल रहे हैं, और उन्होंने हिसाब लगाया कि 35% तक वर्कर्स को जेन्युइनली मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया मिल ओनर्स के अगेंस्ट में। वो भी खुद अनशन पे बैठे, हंगर स्ट्राइक भी की उन्होंने, और साथ में जो है वर्कर्स को भी दारू पीना, बीड़ी पीना, ज्यादा बोलना, डिसिप्लिन रहना सिखाया। वर्कर भी धीरे धीरे बोर हो गए, यार गांधी बहुत मगजमारी करता है रे, गांधी किधर को आया, ऐसा करके वो बहुत उनको खड़बड़ हुआ कि ये साला कहाँ से आ गया गांधी, साला पागल, क्या बोलता रहता है ये, ऐसे बैठो, ये करो, खाना ऐसे नहीं खाना है, ये बीड़ी नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, शिक्षा ले लो। तो ऐसा करके वो लोग जो है मतलब थोड़े परेशान हुए, लेकिन फाइनली जो है गांधी जी जीते और लास्ट में 35% मिल गया। तो लोकल एजिटेशंस का क्या है महत्व? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद जो है वो एक तरीके से उनकी लीडरशिप प्रूव हुई। उसके बाद गांधी जी ने जो है एक ऑल इंडिया सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। उसके बाद जो है गांधी जी जो है अपनी इमेज को सेटल कर पाए, लोकल लीडर्स को ले पाए। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप निकालिए और फिर हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं। बताइए रोहित जी, कोई डाउट आज की कक्षा को लेके? कोई डाउट?